इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा क्या, देखो 1, 3 और 4 ये सही मैच कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1, 3 एंड 4 इज, क्योंकि B2 का नाम सही है और B7 का नाम भी सही दिया हुआ, B12 का नाम भी सही, B3 का नाम गलत दिया हुआ है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो एक जैसा चक्रण मतलब सेम रोटेशन होगा, यूनिफॉर्म रोटेशन, यूनिफॉर्म नहीं बल्कि सेम रोटेशन, यूनिफॉर्म का सेंस कुछ और हो गया। विपरीत चक्रण मतलब रिवर्स रोटेशन है, ये सही ऑप्शन में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, या एक जैसा अथवा विपरीत मतलब सेम होगा और अपोजिट, क्या होगा कि एक जैसा भी होगा फिर अपोजिट भी होगा, या कोई चक्र या रोटेट करेगा ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं, ऑप्शन डी वैसे ही गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा बोर्स का परमाणु सिद्धांत में कि बोर्स ने वैसे रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के चारों, वैसे ने बोर्स के परमाणु सिद्धांत में हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वैसे रदरफोर्ड ने बताया कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने बोर्स ने इस परमाणु सिद्धांत को, रदरफोर्ड के सिद्धांत को बाद में मॉडिफाई किया, सही किया। तो समझ लो, मान लीजिए कि इस कोई परमाणु जिसकी कक्षा में एक ही केवल, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो हीलियम का, वैसे हीलियम का ही परमाणु होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हो, तो 2 प्रोटॉन होता है, इसके अंदर में 2 न्यूट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में है। इसका रोटेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में वो क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म रोटेशन है, सेम रोटेशन होगा, जिस क्लॉकवाइज अगर ये घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमता तो समझ लीजिए क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, न्यूक्लियस खत्म भी हो सकता है, इसका जो एनर्जी सेल है वो भी खत्म हो सकता है, कक्षा का जो ऊर्जा स्तर है जिसको हम कह सकते हैं कक्षा, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में सेम चार्ज है, दोनों के बीच में विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, 7 में लिखे हुए कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। कौन सा इसमें तत्व है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, मोस्ट एलिमेंट, वो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होगा इसमें देख सकते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जितने भी धातु होता है विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि धातु मेटल जितने भी होंगे है ना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं तो याद रखिएगा, विद्युत धनात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, जितना भी मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका कारण क्या होता है तो मैं बता दूं आपको, इसका कारण एक ही है कि इसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं ना, उस सबके लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑब्वियसली बॉन्ड बनाएगा किसी और परमाणु के साथ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा, किसी को देगा। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो याद रखिएगा वो क्या बनता है, विद्युत धनात्मक बनता है। हाँ, लेकिन इसका अपोजिट बात करेंगे, अधातु में क्या कंडीशन है, नॉन मेटल में क्या होगा। नॉन मेटल के केस की बात करते हैं तो ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं मतलब विद्युत ऋणात्मक होते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसका क्या कारण है तो इसके अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। धातु के अंतिम कक्षा में
4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑब्वियसली बॉन्ड पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल की बात हो रही है। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऋण आवेशित हो जाएगा, उसके पास ऋण का अर्थ क्या हुआ, कर्ज होना, वो कर्ज में डूब जाएगा। कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपका 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो सोडियम है, ठीक है। ये तो विद्युत धनात्मक एलिमेंट है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन ऑक्सीजन, ये 3 ऑप्शन है, फ्लोरीन क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तीनों का तीनों के अधातु है। तो अब इसमें देखना है कि इन तीनों ऑप्शन में हमारे पास बचा है, इन तीनों में देखना है कि कौन विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक पूछा जा रहा है, मोस्ट पूछा जा रहा है, मोस्ट सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा जो वर्ग के ऊपर में आता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है इस यौगिक में, इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में, ठीक है। इसका क्या रीज़न है बता दिया आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा हुआ पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। वैसे तो ऑप्शन देखें तो एक बहुत सरल प्राणी, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सरल प्राणी दिया हुआ है। सही ऑप्शन बताना है सबसे पुराना जीव कौन होगा पृथ्वी पर। दिए गए ऑप्शन हमारा क्या होगा, नील हरित शैवाल, ये कवक है, अमीबा है, युग्निन है। सही ऑप्शन बताना आपको फटाफट क्या होगा, एक बार कमेंट करके बता रहे सभी लोग, कमेंट तो करें, एक बार लाइक करें वीडियो को। हाँ तो मैं बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नील हरित शैवाल है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल। इसके बारे में आप बता दें, इसके बारे में बता दूं आपको कि इसको, यह एक जलीय पौधा होता है, ठीक है, एक जलीय पौधा होता है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसका याद रखिएगा पूरा इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना। और खासकर किसान लोग इसका यूज़ करते भी हैं, शैवाल का यूज़ करते हैं कहाँ कि धान की खेती में, है ना, धान की खेती में इसका यूज़ किया जाता है, धान की खेती में इसका यूज़ इस्तेमाल किया जाता है इसे इसलिए ताकि प्रति हेक्टेयर धान की फसल को अधिक से अधिक उपजाऊ के लिए। इससे मिट्टी की क्या होता है कि नमीनता बढ़ती है, मतलब उर्वरता बढ़ा देती है। नील हरित शैवाल का यूज़ करते हैं कहाँ, धान की खेती में। एक तरह का जलीय पदार्थ है, इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्लू ग्रीन एल्गे। कवक के बारे में बात करेंगे तो एक मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। आपने कवक को देखा भी होगा, फंगस को मृत शरीर से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। इसकी जो कोशिका होती है वो बनी होती है किसका, काइटिन की। इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भीति कह सकते हैं, सॉरी, कोशिका भीति सेलुलोज, ठीक है। अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय सरल प्राणी होता है, क्योंकि इसका जो अनिश्चित आकार होता है कुटपाद की वजह से। ये अगर मूव करते हैं अमीबा तो कुटपाद की वजह से, है ना, कुटपाद की वजह से वो मूव करता है। हाँ, युग्लिना में देखेंगे तो युग्लिना में एक खास तरह के फ्लैजिला पाया जाता है, जिस तरह से वो मोशन में आएगा,
गति में आएगा। यूग्लिना एक तरह का, ये भी एक कोशिकीय सरल प्राणी जीव है। आपने देखा होगा फ्लैजीला की वजह से वो मूव करता है, गति में आता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम का एक्चुअली में ऑप्शन में यह प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण, या इनमें कोई नहीं। फोटोसिंथेसिस, क्या राइबोसोम का काम है फोटोसिंथेसिस करना, या सिंथेसिस ऑफ फैट्स होगा, या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा। राइट ऑप्शन इज प्रोटीन। इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। जो वसा का राइबोसोम एक्चुअल में देखेंगे कि राइबोसोम जो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, वैसे देखा तो नहीं होगा लेकिन पढ़ा जरूर होगा कि राइबोसोम कोशिका के जो अंतःपर्दवी जाली, दो तरह का अंतःपर्दवी जाली का, एक दानेदार होता है, एक चिकनी होता है, एक रफ एक स्मूथ होता है। तो रफ में क्या, रफ उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या, एक हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य दोनों में अवस्था में पाए जाते हैं। अपने मैं एक थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ आपको, साफ दिखे तो समझ लेंगे आप। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। इस डायग्राम में देख सकते हैं एक्चुअल में ये एक सरल प्राणी का एक मैंने दिखाया सेल स्ट्रक्चर, सीलिया पाए जाते हैं उसके ऊपर, लाइसोसोम है, यहाँ सेंट्रियोल से माइटो, तो गोल्जी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है ना, ये वाले, ठीक है। यहाँ दिया हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ है रफ, ये वाले रफ है। तो रफ वाले के ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है राइबोसोम, ठीक है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, इसके अंदर में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन, एक्चुअली राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है ये, और प्रोटीन को पैक करके भेजता है कहाँ है, गोल्जी का एपरेटस में भेजता है, ठीक है। कहाँ भेजेगा, गोल्जी का एपरेटस में। कहाँ गया गोल्जी एपरेटस, एक्चुअली डायग्राम मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दूं गोल्जी एपरेटस ये हो गया, ठीक है। प्रोटीन को पैक करके भेजता है क्या, गोल्जी एपरेटस में, फिर इस तरह से प्रोसेस चालू होता है। और इसमें राइबोसोम में डीएनए का इन्फॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कौन सा फल है, इसमें तो दिया गया कौन सा फल, अदरक, आलू, गाजर, भिंडी, कभी देखा, वैसे समझ में आ ही गया होगा कि कौन फल होगा। फल कब होता है, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, आप खुद ऑप्शन बताएंगे। इनफैक्ट आप कमेंट करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताएं पहले आप लोग, तभी मैं बताऊँगा। हिंट देता हूँ ये कि जो फल होता है एक्चुअल में वो पहले फूल से फल बनता है। तो फूल किस में होता है भाई, आपने देखा होगा कि जो फल ऊपर होगा उसमें फूल होता है, नीचे वाला फल में होता है नहीं। तो अदरक, आलू की कहानी और गाजर की कहानी ये है कि वो ज़मीन के अंदर होता है। ऑब्वियसली हमारे पास भिंडी है जो पेड़ के ऊपर होता है, लेडी फिंगर, ये होगा सही ऑप्शन। एक तरह का फल होता है क्योंकि वो फूल से बनते हैं। हाँ, अदरक और जो आलू है ना, ये एक तरह का तना, याद रखिएगा, एक तना है। गाजर एक प्रकार का जड़ है, ठीक है, और ये हो गया फल। गाजर के बारे में याद रखिएगा, वो जड़ होता है। अदरक, आलू तना होता है, उसके नीचे जड़ होता है, ठीक है। गाजर जड़ के रूप में पाए जाते हैं। तो कुछ पौधे का हम लोग जड़ भी खाते हैं, अब समझ में आ गया, कुछ पौधे का हम लोग जड़ भी खाते हैं, कुछ पौधे का हम लोग तना भी खाते हैं, और कुछ पौधे का हम फल तो वैसे खाते भी है, ठीक है।
10 में लिखा हुआ अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। तो अप्रकाश एक तो ये होता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है। तो प्रकाशिक मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट में प्रकाश संश्लेषण कब होता है, सूर्य प्रकाश जो होता है वो पेड़ पौधे की पत्तियों में आपने देखा भी होगा कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें स्टोमाटा पाए जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब पत्तियां हरी होती है तो पत्तियां जो हरी होगी उसके अंदर में मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा, उसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। अब पत्तियां क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है, याद रखिएगा ये भी, क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या होता है, हरा ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें पत्तियां हरी दिखती है, पौधे हरे दिखते हैं। अब क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है जो पाया जाता है कहाँ, उस कोशिका के, हर एक कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। चलो, तो यहाँ कह रहा है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का होना आवश्यक है। लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के बिना होगा, इट मीन्स अंधेरे में, तो वो होता है हरित लवक के ग्रैना में, है ना, नहीं स्ट्रोमा में होता है, सॉरी, हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। मैं आपको दिखा दूँ कि क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ये देख सकते हैं डायग्राम में स्ट्रोमा कहाँ पर है। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, पत्तियों का एक कोशिका बना हुआ क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं, सारे के सारे ग्रीन पिगमेंट है। स्ट्रोमा यहाँ देख सकते हैं आप। तो स्ट्रोमा में ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, 13 देखते हैं, 13 होगा ना, हाँ। देखिए 13 लिखा हुआ, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, ठीक है। जो बकेट होगा बाल्टी होगा वो फुल ऑफ वाटर अपीयर्स लेस, किस कारण से होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है, बता सकते हैं। एक तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक तो अपवर्तन है, एक तो परावर्तन है, इनमें कोई नहीं। तो सही फिनोमेना क्या होगा, प्रकाश, ये जो कह सकते हैं पानी से भरी बाल्टी जो कम, यहाँ तक कि यही फिनोमेना नहीं, पानी में अगर बाल्टी में पानी भर दे, उसमें सिक्का रख दे, सिक्का भी उठा हुआ दिखाई देगा। बाल्टी का तली जो होता है सरफेस वो भी उठा हुआ दिखाई देगा, डंडे को रखते छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देगा। किस कारण से होता है, तो आपको बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन फिनोमेना है, अपवर्तन के कारण होता है। देखो ये अपवर्तन के कारण कैसे होता है। मान लो कि एक मैंने बाल्टी में पानी भर लिया, ठीक है, यहाँ फुल ऑफ वाटर है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। एक छड़ी को, एक डंडे को है ना, थोड़ा सा तिरछा मैंने इसके अंदर डिप किया, तो जैसे ही अंदर रखेंगे तो वो हमें तिरछा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट होती है तो दूसरे मीडियम में क्या होगा, बेंड हो जाएगा जाकर, है ना। जल से पानी एक मीडियम है, पानी से प्रकाश आ रहे हैं कहाँ, ऑब्जर्वर को लगेगा, यहाँ पर देखने वाले को लगेगा कि जो प्रकाश आ रहे हैं वो सीधा ऐसे आ रही है, मतलब इसका ये पोर्शन है उसको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, उसका ये पोर्शन उसको यहाँ दिखाई देगा, इसलिए उसको यहाँ से तिरछा दिखाई देगा। यही रीज़न है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो खैर उसमें क्या होता है कि लाइट रेज होती है, सपोज मान लो एक मीडियम है जिसमें हम सारे का सारे हमने पानी भर दिया, लाइट को कुछ एंगल से इंसिडेंट किया इसके सरफेस पर, क्या हो गया कि दूसरे मीडियम में बेंड हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर से थोड़ा सा एंगल को और थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, आपतन कोण को और बढ़ा दिया, और ज़्यादा बेंड हो गया, और बढ़ा दिया, बल्कि इसके सरफेस पे आ गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा देंगे, जिस एंगल पर आपतन कोण नहीं, बल्कि आपतन कोण तो ये हो गया, अपवर्तन कोण ये हुआ। जिस एंगल पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं मेरे भाई क्रिटिकल एंगल, आईसी। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद अगर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उसी मीडियम में क्या होगा, वापस बाउंस बैक होके आ जाएगा। आप देख सकते हो, ऑब्जर्व आप करके भी देख सकते हो चीज़ें। हर एक एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करना बारी बारी से। एक टाइम ऐसा है कि लाइट उसी मीडियम में वापस आएगा, पानी में गया पानी में आ गया,
इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ वाले प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। परावर्तन की घटना तो आप जानते हुए हैं कि परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश आया, लाइट आई, परावर्तन के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब लौट गया, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण याद रखिएगा कि अपवर्तन के कारण छड़ी का उठा हुआ मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, बेंडिंग ऑफ रॉड या स्टिक, है ना, या आप कह सकते हैं सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, सरफेस सतह का उठा हुआ दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। चलिए 14 में अच्छा क्वेश्चन आया है। चलिए 14 में अच्छा क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है। पहले संवेग क्या होता है और वेग तो आपको पता है कि वेलोसिटी v से कोई वेग क्या, जितना इकाई यूनिट टाइम के अंदर में डिस्प्लेसमेंट जितना ट्रैवल करता है वो होता है क्या, वेग। इकाई समय के अंदर में जितना विस्थापन तय करे वो उसका वेग होगा, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है संवेग क्या होता है, मोमेंटम। संवेग क्या होता है, मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालते हैं तो m इंटू वी, उसका वेग और उसका गुणन द्रव्यमान, उसका जो मास होगा और वेग, उन दोनों के प्रोडक्ट को, गुणनफल को बोलते हैं हम क्या, संवेग। उसका रेशियो निकालना है हमें, अनुपात निकालना है। तो अनुपात पहले संवेग का निकालना है एम वी, उसके बाद वेग का वी का, तो दोनों कैंसिल आउट होगा। यहाँ वी है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, एम बचा, मतलब एम फॉर द्रव्यमान बचा, है ना। क्या बचा, द्रव्यमान, मास। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिफ्टीन में पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, सार्वत्रिक नियम भी कह सकते हैं, किसने प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा सही ऑप्शन क्या होगा, गैलीलियो नहीं बल्कि आइजैक न्यूटन ने किया, है ना। सार्वत्रिक नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक स्पेशल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दिया किसने, आइजैक न्यूटन ने। F इक्वल्स टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कैप्स जी, कैपिटल में जी, स्मॉल m अपॉन में या आर स्क्वायर। एक्चुअल में हम ये फॉर्मूला पृथ्वी को हम मान के चलते हैं, अर्थ को, लेकिन हम कॉमन फार्मूला लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जी इंटू m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का द्रव्यमान है, मास है m1, एक का m2, तो उसके बीच का डिस्टेंस है r, तो उसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर, ये होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, तो याद रखिएगा न्यूटन ने दिया है, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालते हो, याद रखिएगा। इससे एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जी होती है खासकर पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अप्रॉक्स में हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड भी लेते हैं। तो क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन का सीरीज था, 15 क्वेश्चन करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में 15 क्वेश्चन और सीरीज में, मतलब इससे अब मिलेंगे अगले क्लास में 15 क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।